जब आप नागौर कलेक्टर रहे तब आपका एक नाम पड़ा छपरी वाले बाबा जी। वो उसके पीछे की क्या कहानी? देखिए, मैं बचपन में बताऊँ आपको, मैंने कलेक्टर को देखा नहीं था, मैंने बताया ना इसको। हाँ। देखा नहीं था। तो एक बार जैसलमेर में जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था, तो हमारे डीआर मेहता साहब, जहाँ पर मैं भगवान और विकलांग साथ समिति में वहाँ पर ऑनरेरी सीओ भी हूँ, तो मैं उनसे एक दो जने मिलने गए थे और उनके कैसे आए हो, तो मैंने ऐसे ही, तो मैंने उनको कहा था कि मैं देखने आया कलेक्टर कैसा होता है। तो कैसा होता है, अभी देख कर थे कैसा होता है, तो वो देखा था। तो मैं उस समय लगा कि यार कलेक्टर से मिलने की दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर जब ये कोई फॉर्म भरते थे तो ट्रू कॉपी करानी पड़ती थी, उसमें गजेटेड ऑफिसर साइन कराने पड़ते थे। तो गजेटेड से मिलना बड़ा कठिन काम होता था कि अफसर से मिलना कैसे हो, वो क्यों ऐसे होते नहीं थे, बड़ा अजीब लगता था। तो मैं जब बूंदी कलेक्टर था, शुरू मैंने वही कर दिया था। नागौर में तो तीसरी बार गया फिर। तो मुझे लगा ऐसा कुछ करना चाहिए, कलेक्टर से मिलना आसान रहे। और ये गुड गवर्नेंस का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, एक्सेसिबिलिटी। अगर एक्सेसिबिलिटी उत्तम है, अगर मिलो ही नहीं अगर आप, तो पब्लिक को जानोगे कैसे। तो मैंने बाहर एक झोंपड़ी लगाई और 11 बजे वहां बैठता था, और वो मेरा सीट जो होती थी वहां पर मैं ही बैठ रहा था। मैं नहीं हूं तो वहां पर एक बॉक्स रखा जाता था और वहां पर लोगों की सुनवाई करता था। जो भी आना है, जो आइए, सुनवाई होगी। मेरे साइड में एक तरह बिजली वाले अफसर, पानी वाले अफसर, नगर वाले का अफसर, एक रेवेन्यू अफसर, एक पुलिस अफसर बैठते थे। तो जिसकी समस्या होती है उसको देते, लेटर बनाते, उसको देते और कंप्यूटराइज होकर के उसकी कॉपी दे देते। उसको नहीं कहता सबके काम हो जाते थे, वो लिख रखा था प्रशासन के सामर्थ्य की परीक्षा करने नहीं आए, अपना शक्ति परीक्षण ना करें। लेकिन उससे एक्सेसिबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई थी, लोग जो कहते हैं कलेक्टर से तो मिलना बहुत मुश्किल है। फिर आंदोलनकारी आते थे, कलेक्टर बाहर आओ, कलेक्टर बाहर आओ, ज्ञापन बाहर दें, ज्ञापन बाहर ही बैठे, क्या ज्ञापन बाहर देंगे। अब आइए, एक्सेसिबल बोलिए। तो कलेक्टर से मिलके जाते थे, उनको सेटिस्फैक्शन मिलता था। कभी कभी ऐसा होता था कि व्यक्ति कोई केस चल रहा है, रेवेन्यू केस था, सारी बात बोल करके, और फिर कहता हूँ मेरे रेवेन्यू बोर्ड में मामला चल रहा है मेरा, तो मेरे एडीएम या एसडीएम कहते साहब देखो आपका टाइम खराब करके पहले बोल देता, नहीं अब मैं इसको पूछूंगा तुम्हारा गाँव कौन सा है, गाँव में नरेगा कैसे काम चल रहा है, मार्शल टाइम पर आते नहीं आ रहे, स्कूल में कैसे काम चल रहा है, ये सब कुछ बताओ। तो मुझे बताता और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मुझे गाँव की मिल जाती थी। उनको मैं रात्रि चौपाल में जाकर के वेरीफाई करता था कि वो रामलाल जी आए थे, क्या गए थे उस गांव के बारे में, तो देखो जा चेक करके आओ वो काम चल रहा है नहीं चल रहा है, उसका बिजली का काम चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये सब जो है मुझे किसी गांव की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। पूरे जिले में ये मालूम था कि जिले में कुछ भी हो इनको सूचना मिल जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे परमानेंट आने वाले थे। एक बार मैं किसी गांव में गया तो वहां पर छोटी सारा गांव था नागौर में, लोगों को बताया आपने। तो मैंने पूछा, एक व्यक्ति आते थे हमेशा, तो बहुत दिनों से आए नहीं, क्या बात है। तो उनको पूछा कि वो कहाँ है, वो तो साहब उसकी पोती मिली, उसने कहा वो तो कलेक्टर साहब से मिलने गए ना। अरे वो तो आए नहीं, आज बहुत दिनों से नहीं आए, क्या बात, अभी तो ठीक है उनकी। जितने में वहां से गए, अरे साहब आप मेरे यहाँ आगे बहुत अच्छा, अब मैं नहीं आऊंगा साहब आपसे। मतलब पब्लिक का सेटिस्फैक्शन होता है, लोग कहते हैं इसमें टाइम खराब होता है। ऐसा ही मैं देखो, मैं एक लाइन बता रहा हूँ आपको। जालोर में कोई एक नेता थे, उन्होंने आकर के हमारे शिकायत करी सीएम साहब से कि साहब इनको ये बाहर बैठना बंद करो अभी 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसा क्यों? अब फोन आया, क्यों चाहते हैं? तो ये कहते हैं कि साहब हम तो हमारे पब्लिक को ले जाते हैं कलेक्टर से मिलाने के लिए, सरपंचों को ले जाते मिलाने के लिए, चलो मिला लाते हैं, चलो कलेक्टर साहब मिला लाते हैं, ये भारी मिल जाते हैं। तो हमारे तो बेकार हो जाता है। तो ये तो सक्सेस है। तो सीएम साहब मुझे कहा बिल्कुल बंद मत करना, बंद मत करना, ये ऐसे कहते रहेंगे। ये अप्रिशिएटेड दैट एक्चुअली। और उसकी मेरी समस्या समाधान पुस्तिका का विमोचन किया कलर्स कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी किया और पूर्व वसुंधरा जी ने भी किया, दोनों ने उसका विमोचन भी किया, दोनों अलग अलग काम किया। तो वहाँ बूंदी की जब बाबा की बात करी, एक वकील साहब थे मेरे पास बैठे थे, तो उसके किसी को फोन आया, तो फोन पर कहा कि बाबा के पास बैठा हूँ, बाबा के पास बैठा हूँ। तो मैंने कहा झूठ क्यों कह रहे हो यार, खंबा भी
संत जी का वो आश्रम तो उधर है। मैंने कहा तो हम आपको बाबा ही कहते हैं साहब। तो सैकड़े अखबार में भाई छपरी वाले बाबा। गुजरात आंदोलन में भी ये लिखा हुआ है छपरी वाले बाबा। बहुत, तो ये एक बहुत ही आपका जो मतलब इसको साहसिक विचार ही कहना चाहिए कि डायरेक्ट आप पब्लिक से डील करने का साहस आपने अपने दौर में रखा, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि इस तरह से इजी एक्सेसिबल अधिकारी नहीं होते हैं। अब जो युवा RAS IAS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये परीक्षा देनी कठिन है या परीक्षा के बाद सेलेक्ट होने पर जो ये एक ब्यूरोक्रेट के रूप में जीवन निकालना ज्यादा कठिन है? देखिए, कठिन कुछ नहीं होता, कठिन कुछ नहीं होता। कमिटमेंट हो तो कठिन कुछ नहीं है। हाँ। और अगर कमिटमेंट नहीं है तो सब कुछ कठिन है। परीक्षा देना कठिन नहीं है, परीक्षा में पास होना तो इतना आसान भी नहीं है। लेकिन आपने अगर सोच लिया तो आप उसको हो ही जाता है। अगर आपने ये सोचा कि मुझे करके गुजरना है तो कोई ऐसी चीज नहीं होती जो एक बार में नहीं, 2 बार में निरंतर से हो ही जाती है। 2 ही बातें होती है, एक तो आपका कमिटमेंट उसके प्रति कि कर गुजरना है। बिल्कुल। तो उस समय आपको थकान नहीं होती, आनंद की अनुभूति होती है। और उसके बाद में जब नौकरी शुरू कर देते हैं तो उसमें आपको अभय सबसे बड़ी बात होती है। कि मैं तो जेल सुपरिटेंडेंट रहा हूँ और उन लोगों को जो मतलब जिन लोगों के बारे में कहा जाता है, जो कश्मीर वाले सारे जो मेरे पास ही थे, ब्लू स्टार के लोग सब मेरे पास थे। मेरे पास तो बहुत सारे थ्रेट्स भी थी, भरपूर थी, पर कभी भय का सामना नहीं किया, अभय होकर के जिया और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। एक बार समझौता कर लिया तो नौकरी करना कठिन हो जाता है। मैं आज OTS में चूंकि पढ़ाता हूँ तो वहां पर लोग आते हैं, उनके कहते हैं एक बार अगर आप डेविड हो गए तो आपकी इमेज वही बन जाएगी। एक बार डेविड मत होना बस, तो वरना आपका यश बढ़ता रहेगा। एक को यश का वो है कि कोट कैसे देवल दहे ब्रख ईंधन हो जाए, जसरा आखिर जहिया जाता जुगा न जाए। यश का आखिर जो तब मिलता है जब अभय होकर के कार्य करता है और लोक हित में कार्य करता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। और एक बार डेविड हो गए तो आपकी इमेज आगे बढ़ जाती है, ये तो ऐसे हैं, बस फिर गए काम से। फिर कितनी कोशिश कर लो उस यश को वापस आप नहीं ले पाते, ये जरूरी है। तो निडर होकर कार्य करने, कमिटमेंट होकर के कार्य करें, मुझे करना ही है, ये तो फिर आपको ईश्वर अनुकंपा आपके साथ रहती, पहले नहीं होती। आपके पुरुषार्थ को देख करके ईश्वरीय अनुकंपा आपको प्राप्त होती है। राम राम करने से नहीं होती, मान के चलिए। कर्म योगी होना पड़ता है। यस। तो इसलिए ये वर्क इज वर्शिप ही नहीं, बल्कि और नौकरी करते हुए तो ये जो कार्य है यही मेरा जो कुछ मैं कर रहा हूं यही उत्कृष्ट है, यही उत्तम है, और इस उत्तमता की ओर मुझे बढ़ते रहना है। ये तो मेरा कर्म ही मेरा सब कुछ साथी है, और उसका सुफल तो प्राप्त अवश्य ही होता है। और अगर नहीं प्राप्त हुआ है तो कहीं की कमी रही है, ये मान के चले, किसी और को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। कहीं न कहीं कुछ कमी रही होगी, मान के चलिए, ऐसा मेरा मानना। जब हम भाषा की बात करते हैं, आप हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाओं के ज्ञाता हैं। प्रशासनिक तौर पे या पब्लिक स्पीकिंग की जब हम बात करते हैं तो आज एक बहुत बड़ा ये विचार आता है, लोग डरते हैं बात करने से, हेजिटेशन आ जाता है। आप कुछ जैसे डिबेट, आप अच्छे डिबेटर भी रहे हैं तो आपकी भाषा वहीं से समृद्ध होती गई, लेकिन युवाओं में आज ये एक कमी देखी जाती है कि वो आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं जानते, भाषा पे पकड़ नहीं जानते। एक हेजिटेशन भी आ जाता है कि हम हिंदी भाषी हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, तो वो 2 कदम पीछे आ जाते हैं। तो ये जो एक डर है भाषा के प्रति, उस पर आपके क्या विचार हैं? भाषा वाली आपके उत्तर से पहले मैं पहले वाली बात एक लाइन बता दूं, जो मोटिवेशन जो मिलता है
वो नौकरी करते हुए एक शब्द से मिलता है जो मुझे पहले कह नहीं पाया, कर्तव्य पथ ही मेरा कीर्ति पथ बने। मेरा कर्तव्य पथ ही मेरा कीर्ति पथ बने, कीर्ति पथ और किसी की आवश्यकता नहीं है। ये मूल बात होती है जो समझना चाहिए सेवा करने वाले व्यक्ति को। और भाषा की जहाँ तक बात है, ये भाषा के सामने कई लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी भाषा बोलो तो ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगा और हिंदी में नहीं रहेगा। मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप राजस्थानी में भी बोलते हैं और राजस्थानी का बोलने का आपका अंदाज अगर इम्प्रेसिव है तो उसका फर्क पड़ता है। हिंदी का अगर है तो हिंदी का भी उतना ही उत्तम होना चाहिए, यानी उत्तमता से समझौता नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी आनी तो चाहिए ही, तो हिंदी क्यों नहीं आनी चाहिए? आप हिंदी में अच्छी तरह से बोल नहीं पाते और अंग्रेजी में अच्छी तरह से बोलने की कोशिश करते हैं तो दुविधा में दोनों के माया विलीन नाम हो जाता है। और मान के चलिए, जिस तरह की अंग्रेजी उन अंग्रेजदा लोगों से जो कि पहली केजी से लेकर के और आगे तक अंग्रेजी के माहौल में रहते हैं और अंग्रेजी घर में भी बोलते हैं, वो जिस अंदाज में बात करते होंगे उस अंदाज में जो हम जिस लोग माहौल में रहते हैं उस अंदाज में हम बात नहीं करेंगे, न कर सकेंगे, उन्हें भी करना चाहिए। किंतु इतना आना चाहिए कि उसके अंदर हमारे को ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो और अपने एक्सप्रेशन ढंग से कर सकें, उतना आना चाहिए। वो ठीक है, इतना काफी है। हम अंग्रेजी को पढ़ सकें अच्छी तरह से, हर अंग्रेजी को पढ़ के समझ सकें और उतनी अंग्रेजी बोल सकें जितनी की कॉन्फ्रेंस में आवश्यकता पड़ती है। किंतु हिंदी न आना, ये कहना कि हिंदी मुझे नहीं आती, तो मैं सोचता हूँ ज्यादा शर्म की बात है कि ये कहना मुझे अंग्रेजी नहीं आती। ये कहना शर्म की बात है। और मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में तो नौकरी करते करते अफसरों को उस राजस्थानी के उस क्षेत्र की बात को समझना चाहिए, उसका बहुत फर्क पड़ता है। मैं बूंदी में कोटा में रह करके उसकी हाड़ौती अंदाज में बोलने की कोशिश करता था, न कि मारवाड़ी को जी। तो बहुत फर्क पड़ता है, मैंने ऐसा पाया है और उसका इंप्रेशन पड़ता है। ये हमारे अपने हैं, बिल्कुल, तो बताया भी जाता है। मैं तो इस बात का पक्षपाती हूँ। बिल्कुल, भाषा से अपनत्व का एहसास हो जाता है। बिल्कुल। आपने रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़े हैं, महावीर विकलांग समिति से आप जुड़े हैं और पेंशनर्स एक संस्था है, वहाँ पर भी आप सचिव के तौर पे आप कार्यरत हैं। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ सक्रिय रूप से कुछ ना कुछ आपका योगदान रहता है। तो इन संस्थाओं से जुड़ाव और जो सक्रिय रूप से भागीदारी है आपकी, क्या विजन है, क्या मिशन है आगे भविष्य में? भविष्य के विजन तो संस्थाओं के साथ ही डिपेंड करते हैं। पढ़ाने का शौक प्रारंभ से ही था। मैं जब कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, आपने बोला मार्क्स आप बनना चाहते थे। हाँ। और पढ़ाने का और मतलब भाषण देने का एक शौक था, जिसको आप एक व्यसन भी कह सकते हो। ये व्यसन ही था, जब तक वो नहीं दें तब तक अच्छा नहीं लगता। तो मैं जब तैयारी मैंने जो की थी वो भी मैंने जयपुर कॉलेज में पढ़ा के की थी। अच्छा। उसमें मैं जीके की क्लासेस पढ़ाने के लिए जाता था, अपने उसके लिए, तैयारी के लिए। और उसके बाद में एक लोकेशना जो है होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति की जीवन काल में ये वित्तेषणा, पुत्रेषणा जो भी है वो तो खत्म हो जाती है, पर लोकेशना का जाना आसान नहीं होता। मैं मेरी ये कमी मान सकता हूँ कि मैं अधिक संस्थाओं से जुड़ते साथ ये सोचता हूँ कि ये करना कोई कठिन है तो मेरे ही करने योग्य है। मतलब ये 3 जगह नहीं जा पाऊंगा, नहीं क्यों नहीं जा पाऊंगा? जा पाऊंगा, क्योंकि सबका जैसे आपके ACM रिपा है, वहाँ मुझे नई चीजें सीखने का अवसर मिलता है, नई बातें पढ़ाने का अवसर मिलता है। मैं सेंटर एथिक्स को देखता हूँ तो उसके बारे में मेरी इतनी पीपीटी तैयार कर रखी है। अब लॉ पढ़ाता हूँ तो नए क्रिमिनल लॉज के बारे में सारी पीपीटी तैयार होती है, हर तरह के लॉज के बारे में। तो वो पढ़ाने का मुझे अवसर मिलता है, नई चीज सीखने का अवसर मिलता है जो पहले नहीं जानता था। दूसरा, समाज से जुड़ने का यानी सेवा का जो अवसर जो मैंने पिताजी सीखा है, जो सेवा कार्य में इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते थे, मैं क्या बताऊं आपको। और कैसे कैसे लोगों की कैसे कैसे कोड़ियों की सेवा करते थे वो।
तो वो मेरे जीन्स में है, तो इसलिए भगवान विकलांग सेवा समिति से जहाँ के रोज के कम से 150 लोग आते हैं, उनको दर्द को सुनना कि मेरा एक शगल हो गया है, उसके बिना मन ही नहीं लगता। वो करने का एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक आत्मसंतोष मिलता है। मैं एक जैन साधु जी के पास गया, उन्होंने कहा रोज इतनी मेहनत क्यों करते हो? तो मैंने कहा कि मुझे आत्मसंतोष मिलता है। तो अच्छा, तो उसे कितने में आता है? रात बोलिए, तो फिर कुछ नहीं करते हो, ले ज्यादा रहे हो, आत्मसंतोष मिलता है। ये तीसरा जो ऑफिसर्स की जो संस्था है जिसके अंदर ये होना, ये तो उनका लोगों का कहना है कि यू कैन डिलीवर बेटर, तो इसलिए आप मुझे उन्होंने बनाया। मैं गौ सेवा संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं गांधी स्मृति निधि से जुड़ा हुआ हूँ, मैं संघ की संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ, उसमें सबसे मेरा ताल्लुक है। और सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और समाज की जातीय संस्थाओं से मेरा सीधा ताल्लुक है। और मैं किसी भी संस्था को जो मेरे पास अगर ऑफर आता है तो उसको मना करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लोगों से अधिक से मिलने का, उनसे बातें करने का और आगे बढ़ने का, नई चीज सीखने का शौक बना रहता है। आज ही मेरा कोर्स चल रहा है, उसका एआई के बारे में लेक्चर था। तो एक व्यक्ति आए थे, तो ये पुस्तक मेरे पास ही पड़ी है, तो मैंने कहा मुझे बताओ एआई के बारे में, डीप फेक क्या होता है बताओ। तो 1 घंटा उनसे लेक्चर लिया मैंने आज कि डीप फेक और एआई क्या होता है, इसी पीपीटी बनाऊंगा मैं। तो सर आप ये नहीं, मैं बनाऊंगा, मैं ये मुझे इसके बारे में समझाओ, पूरा समझाओ, एक बात समझाओ मुझे। आज ही मैंने सीखा है। तो ये बहुत सुंदर बात है कि सेवा, समर्पण और हर दिन कुछ नया सीखने की जो बात है वो हम बिसा साहब के जीवन से बिल्कुल देख सकते हैं, सीख सकते हैं और ये प्रेरणा ले सकते हैं कि थकना जीवन में कुछ नहीं होता, बोरियत जीवन में कुछ नहीं होती। कर्म क्षेत्र में आप बस आगे बढ़ते रहो तो जीवन में आप वो सब चीज़ हासिल कर सकते हो जिसका आपने सपना देखा है। सिंपली बातों में आप आए। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें जानकर, और निश्चित तौर पे जो भी हमें सुनेंगे लोग, उनको भी ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। आपका कैसा अनुभव रहा यहाँ बात करके, वो आखिर में बस आपसे जानना मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि हर समय कुछ नया सीखते रहें, नया पढ़ते रहें। मैं अभी भी हमारा बचे हुए कोर्सेज में मेरी संस्कृत की एमए रह गई थी, उसका अभी ओपनिंग से फॉर्म भर रहा हूँ, उसको करना चाहता हूँ। तमिल सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पढ़ाने वाला नहीं है, ऑनलाइन कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने अभी भी कर रहा हूँ। जो मेरे कोर्सेज बाकी रह गए उन कोर्सेज को मैं अभी भी करूँगा। इसके बाद फिलोसफी में मैं करूँगा, जो मेरा विषय है ये मैं अवश्य करूँगा। और एक किताब मेरे पास में है, 1001 बुक्स यू मस्ट रीड बिफोर यू डाई। तो 1001 बुक्स यू मस्ट रीड बिफोर यू डाई, तो मैं सोचता हूँ 1001 कोर्सेज मस्ट डू बिफोर यू डाई। वो उससे क्या अच्छा से नया सीखने का मुझे अवसर मिलेगा। ये नहीं मुझे कुछ प्राप्त करना है, उससे प्राप्त की बात नहीं है, वो व्यक्ति से सेटिस्फेक्शन है। मैं सभी को कहता हूँ कि नया सीखते रहे। यदि हमने हमारे खुद के स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े तो क्या पढ़ा, उपनिषद नहीं पढ़े तो क्या पढ़ा, उनके बारे में नहीं जाना तो क्या जाना। तो ये करते ही रहना चाहिए। और मैं कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कोई नया न पढ़ूं। जब नहीं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि आज मेरा दिन थोड़ा बेकार। मैं रात को डायरी लिखते समय ये सोचता हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा, कुछ नया। कभी कभी ऐसा होता नहीं पढ़ पाते नया, तो बड़ा अजीब लगता है, ऐसा मेरा मानना है। सो मैं सबको ये कहता हूँ कि ये करते रहना चाहिए। कुछ प्राप्त होना नहीं होना एक अलग बात है, और प्राप्त होने की कोई ये विकास और सुधार की कोई सीमा नहीं होती। व्यक्ति के विकास की सीमा नहीं होती, सुधार की सीमा नहीं होती, और आगे कोई सीमा नहीं होती। और सीमा में बांधने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते नहीं बहुत हो गया, अब तो क्या बहुत हो गया, जीवन में सरदा शतम 100 वर्ष जीने का क्रम किया गया है, तो तब तक करते रहना है। क्या दिक्कत है, चरे वेती। बिल्कुल। तो इतनी सारी सिंपली बातें हमें मालूम हुई हैं आज की। 1001 चीजें सीखने का संकल्प लीजिए, आगे बढ़ने का संकल्प लीजिए, और अपने आप को अपग्रेड करते रहिए और सिंपली बातें देखते रहिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद। और आप सभी बहुत धन्यवाद सिंपली।